बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं आप लोग? तो आज का हमारा लेक्चर है बच्चों, द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो आज हमने कंपोनेंट्स पढ़ने हैं इकोसिस्टम के। फर्स्ट स्लाइड है हमारी जी, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? एन इकोसिस्टम इज़ अ वेरी complex entity with many interactive components, means a system of the complex interaction of the population between themselves and with their environment। मीन्स टू से कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म जितने भी पॉपुलेशन में हमारी स्पीशीज़ हैं या इंडिविजुअल है, उनका इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, द जॉइंट फंक्शनिंग एंड इंटरेक्ट ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स, पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट, इन अ फंक्शनल यूनिट वेरिएबल साइज। ठीक है, मतलब एवोल्यूशन का वही इन शॉर्ट बात दोबारा अगेन वही की है कि पॉपुलेशन का जो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन होता है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। अ सेल्फ सस्टेनेबल कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन अ पार्टिकुलर एरिया ऑन अर्थ। मीन्स टू से कि जो वो ऑर्गेनिज्म जो एक पार्टिकुलरली एक लिविंग एक हैबिटेट बना के कहीं रहते हैं, उनका फिर इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्शन होता है। फॉर एग्जांपल लैंड, वाटर और एयर। मीन्स ज़मीन के साथ, हवा के साथ, पानी के साथ उस पॉपुलेशन का जो इंट्रैक्शन होगा वो इकोसिस्टम होगा। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। अब कंपोनेंट कौन से इकोसिस्टम के? द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग एरिया एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग मतलब इसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स दोनों आएंगे। दे आर टर्म्स एज एबायोटिक कंपाउंड्स एंड बायोटिक कंपाउंड्स। एबायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं? Abiotic factor, the structural component of non-living arena, the largest ecosystem is the biosphere। अब एबायोटिक फैक्टर्स वो होते हैं जो नॉन लिविंग होंगे, जो लिविंग एरिया नहीं होते। लिविंग हम लोग हैं, ठीक है, और जो नॉन लिविंग होती हैं कंपोनेंट्स उसको हम एबायोटिक फैक्टर कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी एग्जांपल इसकी बायोस्फीयर है। द एबायोटिक पोर्शन ऑफ द बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। एटमॉस्फेयर एयर हो जाएगी, हाइड्रोस्फेयर वाटर हो जाएगा, और लिथोस्फेयर क्या आ गया, जो सॉलिड अर्थ मीन ज़मीन है। Each of these 3 functional unit of the ecosystem has properties of its own, each determine its role in the role system। वो कह रहा है कि जी जो तीनों ये जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं इनका इकोसिस्टम में अपना अपना रोल होता है, मतलब ये अपने अपने फंक्शंस के तहत काम करते हैं। नेक्स्ट वन क्या है? एटमॉस्फेयर। अब हम इसको फर्दर पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है जी। द एटमॉस्फेयर इज़ एन ओशन ऑफ एयर विच ब्लेंड्स इनटू द outer space of the earth and reach over 560 kilometer 34 miles from the surface of the earth। एटमॉस्फेयर वो बता रहा है कि एटमॉस्फेयर कहाँ से स्टार्ट होता है, वो 56 किलोमीटर होता है और सरफेस से फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, द कैन डिफ्रेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर इन 4 लेयर्स। हम इसको डिफ्रेंशिएट 4 लेयर्स की बुनियाद पे करते हैं। दे आर द ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। कल के लेक्चर में हम लोगों ने ये 4 लेयर्स बड़े अच्छे से डिटेल से पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो। थर्ड पॉइंट है, इन रिलेशन टू द इकोसिस्टम द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर इज द ट्रोपोस्फेयर विच इज़ द लोअर स्ट्रक्चर। इट इज़ रफली 10 किलोमीटर इन थिकनेस एंड इज़ यूजली थिकर इन इक्वेटोरियल रीजन देन एट द पोल्स। The ozone layer is the stratosphere absorb the violet radiation, thus preventing it from reaching the surface of earth। तो कह रहा है कि ये जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है इसमें ओजोन की लेयर को ज़मीन तक नहीं आने देती, जिसकी वजह से वो रेडिएशन से बचा के रखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वन क्या है? द रोल ऑफ ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर का क्या रोल होता है? ऑल ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गैसेज फ्रॉम द ट्रोपोस्फेयर विच इज़ कंपोज ऑफ 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 3% कार्बन डाइऑक्साइड। अगर जो ट्रोपोस्फेयर में जितनी गैसेज की रिक्वायरमेंट्स होती है उसमें जो 78% नाइट्रोजन होती है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करें। ऑक्सीजन होती है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 3% होती है, एंड लेस ऑफ अदर सच एज हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन होती है। डिटर्मिंग द वेदर फिनोमिना, ये वेदर फिनोमिना को डिटर्मिन करती है। फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड्स की फॉर्मेशन में अहम काम करती है। द डस्ट पार्टिकल सर्व्स एज न्यूक्लियाई अराउंड विच इज़ वाटर वेपर कंडेंस, सच ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर अक्यूमुलेट टू फॉर्म द क्लाउड्स। अब ये उन्होंने बता दिया। अब ये क्वेश्चन में भी आ सकता है, हाउ फॉर क्लाउड फॉर्मेशन इज अकर।
तो ये हम बताएंगे। तो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो न्यूक्लियर एंड वेपर्स बना के कंडेंस कर जाते हैं, और जो ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर होते हैं वो अकोमुलेट करके क्लाउड्स बना देते हैं। Changes in troposphere result in changes of climate factors which such wind and ocean current. These current of air and water is turned strongly influence the distribution of the precipitation both in time and in space. Water in the troposphere is warmed both the solar energy and the heat radiations from the surface. Part of this heat is radiated back to the earth. This leads to the relation of heat. अब वो बता रहा है कि हीट किस तरह क्रिएट हो रही है कि ट्रोपोस्फियर में क्या होती है, जो सोलर एनर्जी होती है वो रेडिएट करती है, अर्थ सरफेस से जाती है और बाद में वहीं से रिफ्लेक्ट करके वापस वो हीट की सूरत में क्रिएट हो जाती है, कीपिंग द अर्थ रिलेटिवली वार्म इवन एट नाइट व्हेन देयर इज टेम्परेरी टू नो फ्लक्स ऑफ सोलर एनर्जी। वो कह रहा है इसी की वजह से जो अर्थ होती है वो रात को हम मतलब सर्दी ठंड हो जाती है, सिर्फ इस वजह से कि जो रेडिएशंस होती हैं वो जो हीट होती है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। नेक्स्ट वन है द हाइड्रोस्फीयर, द रोल ऑफ वाटर। अच्छा जी, वाटर हमें पता है हमारी अर्थ पे सबसे ज़्यादा वाटर पाया जाता है, तो वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनयूजुअल नेचुरल कंपाउंड्स found on earth. It is essential to our life as both the internal and external medium. मीन्स टू से जो वाटर हमें इंटरनली भी हमें उसकी ज़रूरत होती है और ये एक एसेंशियल वाटर कम्प्लेक्स है। वाटर इज़ वन ऑफ द मेन एजेंट्स इज द weathering of rocks which is necessary for the formation of the soil and erosion deposition of the sediments, the process that shape landform. वाटर जो होता है वो 71% अर्थ को कवर करता है और इसको डिफ्रेंशिएट करता है इकोसिस्टम को। जो मॉलिक्यूल हैं इसमें कोवलेंट बॉन्ड होगा और ये कॉज करेगा आयनिक कंपाउंड जो मतलब डिसोसिएट करके और डिसॉल्व हो जाते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट में। ठीक है, वाटर इज़ द मेन मीडियम है, ये एक मेन मीडियम है और इसमें ये क्या करता है जी, केमिकल होते हैं इसमें, ये कॉन्स्टिट्यूट्स आर द ट्रांसपोर्टेड इन इकोसिस्टम, acts as a medium through which constituents can pass from the abiotic portion of the ecosystem to the जो एबायोटिक पोर्शन ऑफ द इकोसिस्टम इनटू द बायोटिक पोर्शन है। इसमें ये होता है कि जो वाटर के जितने भी जो होते हैं केमिकल कम्प्लेक्स होते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो एबायोटिक से बायोटिक फैक्टर्स में मूव कर जाते हैं और वाटर जो होता है एब्जॉर्व कर देता है, लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट को एब्जॉर्व करता है विदाउट ग्रेटली चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। मीन्स टू से अगर टेम्परेचर चेंज हो या ना हो लेकिन फिर भी जो वाटर होता है बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व करता है। द एनॉर्मस एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, expansion of the water when cooled beyond 4 degrees Celsius result in which is less denser than water. हाई कोहेसिव प्रॉपर्टी होती है इसकी, हाई सरफेस टेंशन होती है। ये जो लास्ट 2 पॉइंट्स हैं ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो वाटर की जो होती है कोहेसिव प्रॉपर्टी हाई होती है और इसकी जो सरफेस टेंशन होती है वो भी हाई होती है। अच्छा जी, आगे क्या है, लिथोस्फीयर क्या है। लिथोस्फीयर कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम 3 कंपोनेंट्स में रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं और सॉइल होते हैं। अब रॉक्स में क्या होती है, रॉक्स को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि consolidated unit of the earth crust which are formed of the minerals that have come together by hardening। वो कह रहे हैं कि जो अर्थ के जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और टुगेदर फॉर्म करके एक हार्डनिंग मतलब एक हार्ड सी जो शीट बना देते हैं। द रोल ऑफ द रॉक्स इंक्लूड फैसिलिटेटिंग स्टोरेज एंड मूवमेंट ऑफ द ग्राउंड वाटर, सर्व एज सोर्सेज ऑफ द मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेडिमेंट एंड रॉक। Weathering, the distribution and the nature of the rock determine the type and distribution of the ecosystem. आगे जो सेडिमेंट्स होते हैं उसको हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं उसकी रॉक्स को एज रॉक्स फ्रेगमेंट दैट मे नॉट बी केमिकली अल्टर्ड बाय वेदरिंग। Solid consists of the complex mixture of the rock fragments, high altitude minerals, organic debris, and living organisms. The importance of the soil, the ecosystem lies is that they are the source of the almost all nutrients and much of the water available to the organism in a terrestrial ecosystem. Solid are the medium for the detritus food chain and support all organisms. ये हो गए हैं जी एबायोटिक फैक्टर्स। अब हम पढ़ते हैं बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स में क्या है जी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम है, उनको हम क्लासीफाई करते हैं फ्लोरा एंड फाना बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड द अदर फीचर्स। Functionally, the living organism can be classified as producer, consumers and decomposers. Producers क्या हैं? Producers वो हो जाते हैं जो हम ऑटोट्रॉफ्स होते हैं
इसकी तो दो मेन टाइप्स होती हैं, फोटोसिंथेटिक फॉर्म होती है और कीमोसिंथेटिक फॉर्म होती है। फोटोसिंथेसिस में ये होते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं सोलर एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी में, इसको हम फोटोसिंथेसिस कहेंगे। और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इसमें ग्रीन प्लांट, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड केमियोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। और जो लैंड फोटोसिंथेसिस होती है वो कैरिड करती है हायर प्लांट्स के थ्रू, ये कंटिन्यू होती है। और जो इन द सी द मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आर द, जो सी में मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं माइक्रोस्कोपिक एल्जी, प्लांक्टन्स, डायटम्स एंड फ्लैजेलेट्स। ये पॉइंट नोट डाउन करिए कि जो सी में होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स वो कौन से होते हैं। कंज्यूमर्स क्या हैं, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर अनेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म अपनी फूड खुद तैयार नहीं कर सकते और ऑब्टेन द फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। द डिकम्पोजर्स आल्सो फिट ऑन, मतलब ये डिकम्पोजर्स भी हम इनको कह सकते हैं कंज्यूमर्स को, क्योंकि वो भी अपनी जो खुराक होते हैं वो खुद नहीं प्रिपेयर करते। द कंज्यूमर्स आर क्लास्ड into the various categories based on the nature of the food consumed such as, अब जो कंज्यूमर उसको फर्दर वो कह रहे हैं कि हम और भी क्लासेस में डिफाइन कर सकते हैं कि ये हर्बीवोर्स हो सकते हैं, कॉर्निवोर्स होते हैं और ओमनीवोर्स होते हैं। एंड आल्सो भी क्लासिफाइड एज प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हर्बीवोर्स विच फीड्स ऑन प्लांट मटेरियल। ये हमने कल वाले लेक्चर में भी पढ़ा था, ये अब दोबारा अगेन रिपीट हो गया कि जो प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स होते हैं वो प्लांट्स मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, और the amount they are consumed commonly referred as the consumption rate based on these ecosystem can be grouped as high rated, low rated. Primary consumers can be grazers और browsers, मतलब ग्रेजर क्या है, जो ये क्या कहते हैं घास वगैरह खाते हैं, जैसे ग्रेजिंग एनिमल्स हम कहते हैं ना, ये जो भैंसे वगैरह हैं, ये गोट्स, ये सब ग्रेजिंग एनिमल्स हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या है, हेट्रोफिलिक एनिमल विच फीड्स ऑन हर्बीवोर्स ऑर्गेनिज्म, और प्राइमरी कंज्यूमर आर टर्म्ड एज सेकेंडरी कंज्यूमर। हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो कि हर्बीवोर्स और प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंड करते हैं। दीज एनिमल्स देयरफॉर कार्निवोर्स। टर्शियरी कंज्यूमर क्या है, दे आर कार्निवर्स हेट्रोट्रॉफ्स दैट फीड ऑन अदर कार्निवर्स एनिमल्स, मतलब कि एक जानवर का दूसरे जानवर पे, हम लोगों ने देखा जियोग्राफी चैनल पे जो शेर होता है वो कभी हाथी को खा रहा होता है, कभी किसी को, तो वो हम टर्शियरी कंज्यूमर कह सकते हैं। द टॉप कार्निवर्स आर फ्यू इन नंबर्स, मोस्ट बर्ड ऑफ द प्रे एंड कैट्स फॉर दिस कैटेगरी, मीन्स ये बिल्ली का चूहे को खाना, ये सारे टर्शियरी कंज्यूमर्स हैं। आगे Decomposers feeds on dead material and that is first broken down before being absorbed. Decomposers होते हैं जो गली सड़ी चीज़ों को कह सकते हैं, ठीक है। ये मतलब कम्प्लेक्स कंपाउंड को लार्जर कंपाउंड में, मतलब सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करने को भी कहते हैं। The deteriorative plays the initial role of the breaking up large bodies into the small particles, वही बात मैंने बताई कि लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। Decomposers are mainly fungi and bacteria, ये इंपॉर्टेंट है। आगे जी, मेजर टाइप ऑफ द इकोसिस्टम क्या है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ये है कि हेयर द लिथोस्फीयर्स इन्फ्लुएंस हाई, दे कैन बी 4 टाइप्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड टोंड्रा। ये चारों क्या होंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गए। इक्वेटिक इकोसिस्टम क्या है, हेयर हाइड्रोस्फीयर प्ले द मेजर रोल, जिसमें इक्वेटिक में मतलब ह्यूमिडिटी होती है। द मेजर टाइप इंक्लूड द फ्रेश वाटर एंड मेरीन, मतलब फ्रेश और मेरीन दोनों इसमें आ जाएंगी। और फ्रेश वाटर होते हैं वो इसमें लेक्स, पाउंड, स्ट्रीम, रिवर, स्वैम्स एंड स्प्रिंग, ये सब कुछ इसमें एक्वेटिक में आएंगी, फ्रेश वाटर में। और जो मेरीन में उसमें सीज और ओशन, मीन्स टू से कि फ्रेश वाटर, ये नहरें, छोटे छोटे तालाब होते हैं, दरिया होते हैं, रावी, सतलुज, ये सब आते हैं फ्रेश वाटर में। लेकिन जो मेरीन होता है उसमें ये समुंदर, बड़े बड़े जो समुंदर होते हैं वो मेरीन में आते हैं। इंटरमीडिएट बिटवीन फ्रेश वाटर एंड द मेरीन आर द एस्ट्यूरिया। अच्छा जी, कंजर्वेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। Ecosystem are an intricate part of the human life cycle as they provide us with water, food and energy. वगैरह जो इकोसिस्टम है वो इनिशियल पार्ट है हमारा, जो हमें प्रोवाइड करता है वो वाटर, फूड एंड एनर्जी, मतलब तीनों में इसका ये इकोसिस्टम का पार्ट है, ये तीनों में हमारे लिए बहुत अहम है। Since mankind is in a take and take some more relationship with the ecosystem, many of them have had their natural process disrupted. अच्छा जी, human and has not woven the web of life.
We are but one thread within it. Whatever we do the web, we do ourselves. ठीक है, all things are bound together, all things connect. इसमें ये कह रहा है, इसने ये बता रहा है कि जी इसमें जितनी भी मतलब लिथोस्फीयर होगा, हाइड्रोस्फीयर होगा, जो भी चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, वो आपस में बॉन्ड होती हैं, इनका आपस में कनेक्टेड होते हैं ये एक दूसरे के साथ. सो कंजर्वेशन ऑफ द इकोसिस्टम इज़ अ मस्ट फॉर द मैनकाइंड एज वी आर अ पार्ट ऑफ दिस वेब. देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है. अगर हमारे पास पानी ना हो या हवा ना हो तो क्या हम उसके उसके कनेक्शन के बगैर या उसकी कंजर्वेशन के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं? नो वे. पानी के बगैर तो हम वैसे ही नहीं रह सकते. तो इसका ये कह रहा है कि ये जो हम ये सारी फूड वेब हो रही है, ये जितनी भी सीरीज़ चल रही हैं, ये प्रोसेस हो रहे हैं, हम इसका पार्ट हैं. ठीक है, ये हमारा सारा जी आज का लेक्चर है और बहुत ईजी सा है. ये भी आप लोगों की बुक कॉमन कॉमन सी चीज़ें हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, तो आप लोग ये साथ साथ कवर करते रहें. ठीक है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. ये हमारा लेक्चर आज कंप्लीट हो गया है, तो थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.